जय हिंद। आज समझने वाले हैं क्राइम। देखिए, क्राइम जो होता है वो दो तरह के क्राइम होता है। एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। मतलब एक संगीन जुर्म और एक असंगीन जुर्म। संगीन जुर्म किसको कहा जाता है? कॉग्निजेबल में संगीन जुर्म होता है और नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंगीन जुर्म। असंगीन मतलब होता है असंज्ञेय अपराध, असंगीन जुर्म उसी को कहा जाता है असंज्ञेय अपराध। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो असंगीन जुर्म ये जो एनसीआर, जिसको शॉर्ट कट में एनसीआर कहा जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ये कब फाइल करवाया जाता है थाने में? देखिए, जैसे आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, गुम हो गया है और उसका कोई आपका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है उस डॉक्यूमेंट से, लेकिन उस मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, आपका कोई मोबाइल गुम हो गया है, उसमें सिम कार्ड है, आपका मोबाइल में जो सिम कार्ड है उस सिम कार्ड से मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा है। तो मिसयूज होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो आप क्या फाइल करवा सकते हैं? एनसीआर मतलब होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, आप फाइल करवा सकते हैं थाने में। सपोज दैट कि आप किसी मकान मतलब किराए के घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं और उस मकान मालिक से तू मैं हो गया आपका, कुछ वो बोल दिए कुछ हम बोल दिए। ठीक है, आवेश में आकर तू मैं हो गया, कुछ बोल दिए, लेकिन ये क्या है कि बाद में बैठ कर उसको सुलझाया जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मतलब हो जाएगा नॉर्मल क्राइम, मतलब नॉर्मल असंज्ञेय जुर्म। ठीक है, इसी को जब अगर आप उनके खिलाफ मतलब जाएंगे थाने में केस फाइल करवाने, तो कौन सा केस फाइल करवाएंगे? नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आप वहाँ पे फाइल करवाएंगे, मतलब असंगीन जुर्म उसमें जो फाइल होगा असंगीन जुर्म होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाद में सब सुलझ सकता है, अच्छा से फिर से हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो इसका फाइल करवाया जाता है थाने में एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करवाया जाता है। तो ये नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट जब आप फाइल करवाएंगे तो इससे फायदा ये होगा कि मान लीजिए कि आपका मोबाइल जो है 8 तारीख को गुम हो गया है और 10 तारीख को उसी नंबर से कोई धमकी आ गया, कोई ऐसे मैसेजेस आ गए। ठीक है, तो ये क्या है कि पुलिस कार्रवाई करती है 90 दिनों तक। अगर आपका कोई ऐसा रिपोर्ट जाके फाइल करवा रहे हैं थाने में तो पुलिस ये 90 दिनों तक कार्रवाई करती है। मतलब इस नंबर से कोई जो मैसेज जो आपका गुम हुआ है नंबर, उससे कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आ रहा है, उससे ऐसा कोई धमकी तो नहीं आ रहा है। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो पुलिस क्या करती है कि 90 दिनों के बाद उस केस को बंद कर देती है और आगे जो उनके ऑफिसर होते हैं, सीनियर ऑफिसर, उनसे ये बोल देती है कि जो क्राइम है ये नॉर्मल क्राइम है, ये कोई खतरनाक क्राइम नहीं है, इसलिए इस केस को हम बंद कर देती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा धमकी आ गया, ऐसे कोई मैसेजेस आ गए, तो इससे क्या होगा कि जो आप नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल करवाए हैं तो इससे आपका रिकॉर्ड रहेगा थाने में। ठीक है, थाने में रिकॉर्ड रहेगा, तो इसके भी मतलब इसके भी महत्वपूर्णता है, इसका भी काम है एनसीआर जो है, लेकिन इसका कम है, इसका ज़्यादा है। ये जो कॉग्निजेबल रिपोर्ट है ये ज़्यादा है, ये संगीन जुर्म इसको कहा जाता है, ये इसका मान्यता ज़्यादा है। समझ गए? इसके लिए क्या होता है कि मान लीजिए किसी को आप धमकी दे दिए कि हम तुमको जान से मार देंगे, किसी के ऊपर आप गोली चला दिए, मर्डर करने की कोशिश की है, ठीक है, किसी को जलाकर मार दिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा? कॉग्निजेबल मतलब संगीन जुर्म हो जाएगा, संगीन जुर्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स आप घर से चुरा कर कोई लेकर चला गया, तो यहाँ पे चुरा कर लेकर गया है, कोई गुम तो नहीं हुआ है कि वो नॉन कॉग्निजेबल में आया है, चुरा कर घर से लेकर गया है, तो वो क्या हो जाएगा? संगीन जुर्म हो जाएगा, मतलब कॉग्निजेबल हो जाएगा। ठीक है, उसी को कहा जाता है संगीन जुर्म। ठीक है, तो जब ये संगीन, जब आप पीड़िता जो है, ऐसा कोई धमकी मिला, ऐसा कोई मतलब कुछ भी हुआ, मर्डर करने की कोशिश हुई, कुछ भी ऐसा केस हुआ, तो जो पीड़िता है वो थाने में जाएगा एफआईआर करवाने के लिए। जब थाने वाला एफआईआर करेंगे तो जब एफआईआर करेंगे तो एफआईआर का नंबर मिलता है। ठीक है, हर थाने में अलग अलग नंबर हो सकता है। ठीक है, जरूरी तो नहीं कि जो आप गए हैं सबसे पहले पीड़िता हैं कि आप गए हैं थाने में तो आपको वैसे नंबर दे दिया जाएगा। कई ऐसे पीड़िता हैं जो हमेशा आते रहते हैं, तो उनको हर किसी को एक नंबर नहीं मिल सकता है, सबका नंबर अलग अलग होता है। तो जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 64/2023 लिखा है, कोई पीड़िता गया और उसका जो एफआईआर नंबर है उस एफआईआर का नंबर 64/2023 है। ठीक है, तो जो 2023 है ये सन को दर्शाता है कि 2023 में इस थाने में आपका इतना नंबर जो है एफआईआर दर्ज फाइल हुआ है। समझ गए? यहाँ पर 2023 में 64वां नंबर आपके उस थाने में एफआईआर दर्ज फाइल हुआ है, ये दर्शाएगा वहाँ पर। समझ गए? तो एफआईआर नंबर की बहुत ही महत्वपूर्णता है। ठीक है, इसकी बहुत काम आते हैं। तो आजकल तो ये ऑनलाइन होने लगा है। ठीक है, तो ये बहुत काम की चीज़ है जो एफआईआर नंबर होता है। समझ गए यहाँ पे?
अब यहाँ पे देखिए कि अगर किसी थाने में आप एफआईआर लिखवाने गए और एफआईआर जो पुलिस है, वहाँ के जो प्रशासन है, जिसके खिलाफ आप एफआईआर लिखवाने गए हैं, उसकी बहुत ज़्यादा चलती है, वो इसलिए जो पुलिस प्रशासन है एफआईआर आपका दर्ज नहीं की है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो पीड़िता है वो क्या कर सकता है कि सीआरपीसी की धारा जो 154 है उसके तहत आप पुलिस वाले पे कार्रवाई कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, उनके ऊपर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकता है, जो सीआरपीसी 154 धारा है उसके खिलाफ, ठीक है, तहत उनके ऊपर एफआईआर लिखवा सकते हैं। जो पुलिस होती है उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, सीआरपीसी की धारा जो 154 है उसके तहत आप एफआईआर पुलिस के ऊपर लिखवा सकते हैं। यहाँ पे समझ गए। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आप अगर दूसरे थाना में गए एफआईआर लिखवाने के लिए, अगर उस थाने में एफआईआर नहीं हुआ तो जरूरी नहीं है कि दूसरा थाना नहीं एफआईआर लिखेगा, दूसरा थाना भी एफआईआर आपका लिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ है कि अगर कोई भी प्रशासन आपका पुलिस आप एफआईआर नहीं लिख रहा है तो आप उसी सीआरपीसी की धारा जो 154 है उसके तहत आप पुलिस पे कार्रवाई हो सकता है। समझ गए यहाँ पर। तो ये पुलिस को हर हाल में एफआईआर लिखना ही लिखना होता है, चाहे आप किसी भी थाने में जाएं। हर 10-15 किलोमीटर पे क्या होता है, थाना बदल जाता है। तो ये है कि आप दूसरे थाना की केस अपने थाना में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी पीड़िता है उसका एफआईआर आप लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी थाना में जाए। समझ गए, वो किसी भी थाना में जाए आप एफआईआर लिख सकते हैं, केस नहीं लिख सकते हैं उसका, लेकिन एफआईआर लिख सकते हैं। तो जब आप दूसरे थाने पे जाइएगा एफआईआर करवाने के लिए, तो जब वो एफआईआर करेगा दूसरा थाना, मतलब आपका जो एफआईआर दर्ज करेगा, तो उस एफआईआर के सामने आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जब आप अपने थाने में एफआईआर करवाइएगा तो उसके सामने आपको नंबर मिलेगा, कि जैसे मान लीजिए अभी बोले 64/2023, मतलब 2023 जो है वो सन को दर्शाएगा, और 64 है जो आपको क्या करेगा, आपके एफआईआर नंबर को दर्शाएगा कि जो इस थाने में आपका एफआईआर नंबर जो है 64वां है, ठीक है, 64 नंबर। समझ गए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए कि जो वो एफआईआर करेगा तो क्या करेगा, वहां पर नंबर नहीं देगा, एफआईआर के सामने क्या कर देगा, 0 एफआईआर कर देगा, मतलब आपके जो एफआईआर का नंबर होगा 0 एफआईआर होगा, कोई उसका नंबर नहीं होगा। उस तहत पुलिस क्या कर सकती है कि जिसके खिलाफ आप एफआईआर लिखवाए हैं वो पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, नॉर्मल उसके पास जाकर भी पूछताछ कर सकती है, उसको बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है, लेकिन वारंट जारी नहीं कर सकती है। वारंट जारी करने का मतलब ये है, वारंट जारी नहीं कर सकती है मतलब कि उस पे ये नहीं कर सकती है कि तुम नहीं आओगे तो तुमको उठा कर लाएंगे, ऐसा कुछ पुलिस नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो जब 0 एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो आपका जो थाने में एफआईआर दर्ज हो जाएगा, ठीक है, जो आपका थाना है उसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगा, वहां से पुलिस क्या करेगी, 0 एफआईआर करके वहां पे भेज देगी। जब एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो जाएगा आपका, तो वहां पे क्या होगा कि पुलिस ये जांच करेगी जो आप एफआईआर किए हैं अगला पे, वो एफआईआर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो जब ये जांच करने के बाद पुलिस को ये पता चलेगा कि जो आपने एफआईआर किया है वो एफआईआर सही है, तो क्या करेगी पुलिस, वहां पे बाकायदा एक चार्जशीट बनाएगी, ठीक है, चार्जशीट बनाएगी। जो पीड़िता है वो बता देगी कि फलाना आदमी है, उस पर इतनी धारा लगी है, ये जुर्म किया है, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, उस पर चार्जशीट फाइल कर देगी। चार्जशीट फाइल करने का मतलब है, चार्जशीट हिंदी में उसको कहा जाता है आरोप पत्र, मतलब कि आप पे ये आरोप है कि आपने ये मर्डर करने की कोशिश की है, आग से जलाने की कोशिश की है, या फिर धमकी दी है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये आप पे धारा लगा है, तो इस तरह से पुलिस क्या करेगी, चार्जशीट एक फाइल कर देगी। समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे चार्जशीट फाइल करते ही आईपीसी की जो काम होती है वहां पे खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो चार्जशीट करने से पहले ही आप देखे होंगे कि दरोगा जी ले लीजिए, कुछ कर दीजिए, तो वहां पे रफा दफा करवाने के काम हो जाता है। लेकिन जैसे चार्जशीट फाइल हो जाता है उसके बाद से कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका डबल कॉपी हो जाता है, एक हो जाता है कोर्ट में, एक हो जाता है थाने में जहाँ एफआईआर आप फाइल करवाए हैं। समझ गए। तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। बात आ गई समझ में। तो अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि आईपीसी की काम खत्म। अब कहाँ चला गया वो केस, वो चला गया कोर्ट में, वहां पे चालू हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आप पे कार्रवाई होने लगेगी, ठीक है। जो मुजरिम है उसके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उस पर कार्रवाई होने लगेगी, ठीक। समझ में, वो मजिस्ट्रेट या जज के पास केस चला जाएगा। समझ गए यहाँ पर। तो अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिए कि किस सिचुएशन में बेल मिलता है और किस सिचुएशन में बेल नहीं मिलता है। तो ध्यान दीजिए, जब कोई नॉर्मल क्राइम किया होता है तो उसको बेल आसानी से मिल जाता है कि जाओ भाई तुम अपना वकील वगैरह रखो,
उसको बेल मिल जाता है। लेकिन जो कॉग्निजेबल, जो संगीन जुर्म किया है, मतलब जो क्रिमिनल है, उसको किसी भी हाल में बेल नहीं मिलता है। क्योंकि ये सही को कि जो वहाँ पे मजिस्ट्रेट या जज है, ये जो है कोर्ट को भी पता होता है कि क्रिमिनल है, बाहर जाकर पता नहीं क्या कर देगा, ठीक है। इसीलिए वैसे वैसे क्रिमिनल को बेल नहीं मिलता है, और जो नॉर्मल क्राइम करते हैं उनको बेल आसानी से मिल जाता है। तो आप समझ गए, आई होप समझ गए। कॉग्निजेबल, संगीन जुर्म, नॉन कॉग्निजेबल मतलब असंज्ञेय अपराध, FIR, 0 FIR, चार्जशीट के बारे में, और कब बेल होता है, कब बेल नहीं होता है, इतना के बारे में आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे।